हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10 का जो प्रोज सेक्शन है उसका पहला चैप्टर। प्रोज सेक्शन जो है वो एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंतर्गत आता है। तो क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का जो नेम है वो है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। और इसके जो राइटर हैं वो हैं G.L. फुएंटस। तो इस जो कहानी है ये अ लेटर टू गॉड, ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो है। एक प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। वो भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान में उसकी गहरी आस्था थी, इसलिए वो एक पत्र भगवान के लिए लिखता है और इस उम्मीद में लिखता है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। उसे 100 पैसों की ज़रूरत थी और उसने 100 पैसे मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र एक डाकपाल को मिलता है, पोस्ट मास्टर को। वो उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो ये फैसला करता है कि लेंचो की मदद की जानी चाहिए। इसलिए वो कुछ अपने दोस्तों से, कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करता है, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दे देता है और इस तरह से वो 70 पैसों इकट्ठा कर पाता है और उन पैसों को एक लिफाफे में रख के लेंचो को दे देता है। लेंचो जब वो लेटर खोलता है वो बड़ा नाराज हो जाता है। नाराज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पैसों थे और भगवान से उसने 100 पैसों की डिमांड की थी। भगवान में उसकी गहरी आस्था थी तो उसे इतना पक्का यकीन था कि भगवान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है। और उसको ऐसा लगता है कि ये जो पैसों में कमी आई है, ये 30 पैसों की जो कमी है, ये इन डाकघर के कर्मचारियों की वजह से है। ये सब बेईमान है, इन्हीं ने पैसों को निकाल लिया है। इस वजह से वो एक दूसरा लेटर भगवान को लिखता है और कहता है कि भगवान, मुझे बचे कुछ पैसे भी भेज दीजिए। और इस बार जो पैसे भेजने हैं वो डाक के द्वारा मत भेजना। ये सारे के सारे कर्मचारी जो है ना, ये ठग हैं, लुटेरे हैं, ठीक है, बेईमान है। तो ये इस कहानी का सार है। अब इस कहानी को किस तरह से हमारे जो लेखक हैं G.L. फुएंटस, इस पार्ट के, उन्होंने किस तरह से अंग्रेजी में प्रेजेंट किया है, उनके तरीके को समझते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं अपने पार्ट पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है शुरुआत में द हाउस। द हाउस, द हाउस का मतलब हो गया है, ठीक है, द लगा है तो मतलब किसी निश्चित घर की बात हो रही है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब ये जो द हाउस दे रखा है, इसके बाद आपको ये एक डैश का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये जो डैश लगा है यहाँ पर भी है और एंडिंग पर भी है, तो डैश के बीच में ये जो फ्रेज दे रखा है, ये फ्रेज केस इन अपोजिशन फ्रेज है, यानी कि इसको अपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये किसी नाउन की जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के फ्रेज का यूज किया जाता है। तो जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो हिंदी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिशनल फ्रेज है इसको पहले बोलना है, यानी कि हम इसको पहले बोलेंगे दी ओनली वन इन दी इंटायर वैली। वैली माने होती है घाटी, पहाड़ियों से घिरी हुई जो जगह होती है उसे बोलते हैं घाटी। तो घाटी, और इंटायर माने होती है संपूर्ण, पूर्ण। तो पूरी घाटी में दी ओनली वन, केवल एक, केवल एक क्या, द हाउस, घर। पूरी घाटी में केवल एक घर
सेट माने स्थिरता, यहाँ सेट का मतलब बैठना नहीं लगाएंगे। जब भी किसी घर की बात हो, बिल्डिंग की बात हो और उसके लिए सेट आया हो तो स्थित होने के सेंस में उसका यूज किया जाता है। तो स्थित कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट माने होती है चोटी। चोटी जो होती है, जैसे आपने पीक जिसको बोल देते हैं अंग्रेजी में, उसका आपने देखा होगा पर्वत का एक आकृति होती है कुछ इस तरह की। तो ये जो है उसके ऊपर, इसको बोलते हैं इसकी पीक। ठीक है, तो चोटी पर स्थित था। अब चोटी किसकी थी वो? तो लिखा है ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की। चोटी किसकी थी वो? एक एक निचली पहाड़ी की चोटी। ठीक है, अब मान लो वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां हों किसी घाटी में, कोई बड़ी पहाड़ी भी होगी, कोई छोटी भी होगी। ठीक है, तो उस पहाड़ी जो थी उनकी निचली पहाड़ी जो थी, निचली पहाड़ी की चोटी पर, लेकिन बहुत सारी चोटियां हैं, उनमें से जो भी सबसे निचली पहाड़ी होगी, मान लो ये निचली है या ये निचली है, या ये जो भी सबसे निचली वाली पहाड़ी थी, निचली पहाड़ी पर क्या था? उस निचली पहाड़ी के ऊपर वो एक घर पूरी घाटी में स्थित था। यानी कि पूरी घाटी है, पूरी घाटी में क्या है? ठीक है, पहाड़ियां होंगी, उन पहाड़ियों में जो निचली पहाड़ी है उस निचली पहाड़ी के ऊपर घर स्थित था, केवल एक ही था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन, वन माने कोई भी, ये तो आपका प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं इसे। वन माने कोई भी, कुड सी देख सकता था, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदी देख सकता था। एंड और क्या देख सकता था नदी के अलावा? द फील्ड, खेत को। काय का खेत? ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई कॉर्न का। कॉर्न माने होती है मक्का, तो पकी हुए मक्के के खेत को देख सकता था। कहाँ से? उस ऊंचाई से, उस पहाड़ी की जो चोटी थी उस चोटी की ऊंचाई से कोई भी नदी को और पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। अब ये जो पके हुए मक्के का खेत है, ठीक है, यानी कि ये जो कॉर्न है ये कैसी है? तो लिखा है डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड विद द फ्लावर्स। ये जो आया है डॉटेड विद द फ्लावर्स, ये फ्रेज हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि आया है कॉर्न के लिए। ठीक है, मक्का कैसी थी? कि डॉटेड थी। डॉटेड माने बिंदुवार। पहाड़ी से अगर नीचे देखोगे, अगर फूल लग रहे होंगे तो फूल बिंदु बिंदु की तरह से, इस तरह से नजर आ रहे होंगे, इसलिए लिखा है डॉटेड। हम यहाँ पे डॉटेड के लिए बिंदुवार कहने से अच्छा हम कहेंगे लदी हुई। ठीक है, क्या कहेंगे? लदी हुई। किससे लदी हुई? विद द फ्लावर्स। ठीक है, फूलों से। और ये फूल क्या कर रहे थे? ये फूल कैसे थे? तो फूलों के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाया, फूलों के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो, जो कौन? ये जो फूल लगे हुए थे ये क्या करते थे? हमेशा प्रोमिस्ड करते थे, वादा करते थे। काय चीज का वादा करते थे? अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। यहाँ पे आके सेंटेंस खत्म हुआ। तो कोई भी इस ऊंचाई से, कोई भी इस ऊंचाई से नदी को देख सकता था। और किसको देख सकता था? फूलों से लदी हुई पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। और वो फूल क्या करते थे? जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। अच्छी फसल का वादा करने का मतलब ये है कि अगर किसी फसल में फूल अगर आ रहे हैं और अच्छे खासे फूल आ रहे हैं तो फूल के बाद ही फल आता है। तो अगर फूल अच्छे आ रहे हैं तो लोग उम्मीद कर लेते हैं कि फल भी अच्छा ही आएगा। तो इस वजह से वो अच्छी फसल का वादा करते थे। दी ओनली थिंग, केवल एक चीज। दी ओनली थिंग, केवल एक चीज। दी अर्थ नीडेड, जिसकी जमीन को जरूरत थी। नीड माने होती है जरूरत, पास्ट में आया है। केवल एक चीज जिसकी जमीन को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर। वो क्या था जिसकी जमीन को जरूरत थी? केवल एक चीज, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, मूसलाधार बारिश, या
और माने या एट लीस्ट एक साथ आएगा, ठीक है। एट लीस्ट माने होता है कम से कम। अ सावर, सावर माने होता है हल्की बूंदाबांदी। तो केवल एक चीज जिसकी जमीन को जरूरत थी, वो क्या थी? या तो वो मूसलाधार बारिश थी या कम से कम एक बौछार हल्की बारिश। यानी कि खेत को बारिश की जरूरत थी, अब चाहे वो तेज पानी पड़ जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, हैवी रेन हो जाए, या फिर वो थोड़ी हल्की बारिश ही हो जाए, लेकिन खेत को बारिश की जरूरत थी। इनमें से किसी भी तरह की बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। थ्रू आउट का मतलब होता है होल, ठीक है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, लेंचो उस किसान का नाम है, ठीक है। लेंचो के बारे में यहाँ पे आया है हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, कैसे जानता था? इंटीमेटली, इंटीमेटली माने होता है काफी नजदीकी से, काफी गहराई से, ठीक है। डीपली, क्लोजली। तो लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, काफी नजदीकी से, बारीकी से जानता था, क्या किया इस लेंचो ने? हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था। नथिंग एल्स, कुछ भी अन्य, ठीक है। बट, यहाँ बट जो है ना, आपका लेकिन का सेंस नहीं दे रही है, यहाँ बट का सेंस है सिवाय, सिवाय देखने के। क्या देखने के? द स्काई, आसमान को देखने के। किस ओर? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवाय लेंचो, जो अपने खेतों को बारीकी से जानता था, उसने पूरी सुबह से कुछ नहीं किया था, कुछ भी अन्य नहीं काम किया था। यानी कि पूरी सुबह बस वो नॉर्थ ईस्ट में आसमान को ही देखता रहा और कोई काम उसने नहीं किया। नाउ, अब वी आर को जोड़ दिया है तो वीर हो गया, ठीक है। नाउ वी आर रियली, रियली माने होता है वास्तव में, गोइंग टू गेट, जब भी आपको गोइंग के बाद में इन्फिनेटिव मिल जाए, ठीक है, इसको हम पांचवी फॉर्म में बोल देते हैं वर्ब की। तो गोइंग को, तो गोइंग का मतलब जा रहा वगैरह मत लगाया कीजिए, गोइंग का मतलब लगाया कीजिए वाला, वाली, वाले, ठीक है। तो नाउ, अब लेंचो ने क्या कहा? लेंचो ने कहा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ये वुमन क्या है? ये वुमन वोकेटिव केस है, ये किसी को संबोधित किया उसने वुमन कह के। किसको कहा वुमन? अपनी पत्नी को, ठीक है। तो अपनी पत्नी से लेंचो ने कहा कि अब हमें वास्तव में थोड़ा पानी मिलने वाला है, ठीक है। कि औरत, अब हमें वास्तव में थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। आसमान की ओर देख के उसने ये कहा, मतलब उसे ऐसा लगा होगा कि बारिश हो सकती है। द वुमन, वो औरत, कौन सी औरत? वो जिससे भी कहा था, यानी कि लेंचो की पत्नी। द वुमन, वो औरत, हु, जो, वॉज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी, तैयार कर रही थी। प्रिपेयर माने होता है तैयार करना। क्या तैयार कर रही थी? सपर, सपर, सपर होता है शाम का भोजन, ठीक है। शाम को किया जाने वाला जो हल्का भोजन होता है उसको सपर कहते हैं। और दिन का जो हैवी जो मील होता है उसे डिनर। अब चाहे उसे दोपहर में कर लो, शाम को करो या रात में करो, जो हैवी वाला खाना होता है उसे डिनर कहते हैं। मुख्य जो खाना होता है वो डिनर, हल्का खाना होता है वो सपर। और कई परिवार ऐसे होते हैं जिनका जो मुख्य जो खाना है, जिनका जो मुख्य खाना है वो बेचारा, वो भी गरीबी की वजह से हल्का ही रहता है, तो उनका सपर और डिनर एक ही समझ लो। तो वो क्या कर रही थी? खाना तैयार कर रही थी। तो उसने जो खाना तैयार कर रही थी, वो औरत जो खाना तैयार कर रही थी, उसने क्या किया? रिप्लाइड किया। रिप्लाई माने होता है जवाब देना। क्या कहा उसने? क्या उत्तर दिया? यस, हाँ। गॉड विलिंग, ये एक फ्रेज आया है, गॉड विलिंग। इसका मतलब होता है भगवान ने चाहा तो, प्रभु की इच्छा हुई तो।
यानी कि जब लेंचो ने कहा कि औरत अब हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है, तो वो औरत जो खाना बना रही थी, सपर बना रही थी, उसने कहा कि यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। दी ओल्डर बॉयज, बड़े वाले लड़के, ठीक है, बड़े लड़के क्या कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, कभी भी किसी भी एडजेक्टिव के बाद में अगर वन या वंस आ जाए तो उस वन या वंस का मतलब भी होता है वाला, वाली, वाले, ठीक है, वाला कह लो, वाली कह लो, या वाले कह लो, ठीक है, यही मतलब होता है। तब किसी भी एडजेक्टिव के बाद में अगर वन आ जाए, वन आया होगा तो किसी एक के बारे में बात हो रही होगी, और अगर वंस आया है तो इसका मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो बड़े वाले लड़के तो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाले जो थे, छोटे वाले यानी कि छोटे वाले लड़के क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। कहाँ पर, नियर द हाउस, घर के आसपास, उसके बगल में ही कहीं। कब तक, अंटिल माने जब तक नहीं, जब तक, नहीं बाद में लगाएंगे अब, जब तक द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को, देम ऑल माने उन सभी को, पुकारा नहीं। यानी कि वो जो महिला थी, लेंचो की जो पत्नी थी, वो खाना तैयार कर रही थी, ठीक है, और खाना तैयार करते करते ही उसने लेंचो का जवाब दिया था कि हाँ, भगवान ने चाहा था, चाहा तो बड़े वाले लड़के क्या कर रहे थे जब वो खाना तैयार कर रही थी, तब वो खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय क्या हो रहा था, छोटे वाले बच्चे जो थे, लड़के जो थे, वो घर के नजदीक ही खेल रहे थे। और ये उन्होंने खेतों में काम करना और छोटे बच्चों ने घर के पास खेलना कब तक जारी रखा, कि जब तक उस महिला ने उन सभी को पुकारा नहीं। और पुकार में क्या आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, ठीक है, भोजन के लिए आ जाओ। डिनर, डिनर माने होता है दिन का जो मुख्य भोजन होता है वो डिनर होता है। अब यहाँ पे डिनर भी आया है, सपर भी आया, मतलब तैयार सपर कर रही थी, बुलाया डिनर के लिए था। इसका मतलब है वो गरीब किसान लोग थे, उनका जो मुख्य खाना था, ठीक है, उनका जो मुख्य खाना था वो एक सपर था, यानी कि हल्का भोजन था, उसमें बहुत ज्यादा खाने को सामान नहीं होगा, कुछ हो सकता है थोड़ा कुछ बना दिया हो, दाल चावल टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, तो कह रहे हैं इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील माने होता है भोजन, भोजन के दौरान। क्या हुआ भोजन के दौरान, दैट कि, जस्ट एज, ठीक वैसा ही जैसा, जस्ट एज माने ठीक वैसा ही जैसा, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, प्रिडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना। तो भोजन के दौरान कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी, कि हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है, बारिश की भविष्यवाणी की थी। तो भोजन के दौरान क्या हुआ, कि जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, बिगेन के बाद में इन्फिनेटिव या जेरंड आ जाए, समझ जाओ ये वाली जो क्रिया की फॉर्म दे रखी है, ये काम होने लग गया, होना शुरू हो गया। तो बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगी, गिरना शुरू हो गई। तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, इन दी नॉर्थ ईस्ट, क्या हुआ उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, ह्यूज माने बड़े बड़े, माउंटेन्स माने पहाड़, उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। कैसे देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए। उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ नजदीक आते हुए देखे जा सकते थे।
अप्रोच माने होता है कोई चीज समीप आना, नजदीक आना। और अंग्रेजी में हम अप्रोच शब्द का यूज जो हिंदी में हम बोलते हैं ना जुगाड़, मेरी वहां पर जुगाड़ है, तो जुगाड़ के सेंस में भी करते हैं। मेरी उस डिपार्टमेंट में जुगाड़ है, मेरी वहां पर अप्रोच चलती है, ठीक है। तो अप्रोच, अप्रोच माने होता है नजदीकी होना, नजदीक आना, ये मतलब। The air was fresh and sweet। हवा कैसी थी? तो एयर माने हवा कैसी थी, फ्रेश माने ताजा, एंड स्वीट माने मधुर। हवा ताजा और मधुर थी। द मैन, वो आदमी, कौन सा वाला आदमी, लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी, द मैन, ऑन हिज बॉडी, यहां से मैन के बाद यहां से पढ़ते चलेंगे। वो आदमी ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, फीलिंग द रेन, बारिश के भाव का, फीलिंग माने होता है भाव, द रेन माने बारिश के, बारिश के भाव का, प्लेजर माने आनंद, टू हैव माने लेने के लिए, ठीक है। वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, और किसी अन्य कारण से नहीं, यानी कि वो आदमी बारिश, अपने शरीर पे बारिश के भाव का आनंद लेने के सिवाय किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। यानी कि एक ही कारण था उस पर बाहर जाने का, वो क्या था कि उसे अपनी बॉडी पर जो बारिश हो रही थी उसको फील करना था, महसूस करना था, और इसी के लिए बस वो बाहर गया, और कोई कारण बाहर जाने का उसके पास नहीं था। एंड, और, वेन माने जब, ही रिटर्न्ड, वो लौटा, रिटर्न माने होता है लौटना, वापस आना। तो जब वो लौटा, वापस आया, तो क्या हुआ, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया। एक्सक्लेम माने होता है जब कोई भी फीलिंग, चाहे वो डर की हो, आश्चर्य की हो, ठीक है, दर्द की हो, खुशी की हो, अगर वो फीलिंग हम पर हावी हो जाती है और उस फीलिंग के आवेश में आकर हम कुछ चीख के कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है, तो उस चीखने के लिए साउट वगैरह से अच्छा रहता है एक्सक्लेम, ठीक है। तो ही रिटर्न, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम, तो वो चीखा, वो चिल्लाया, क्या चीखा, क्या चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। अब दीज काय के लिए आया है, वो बारिश जो हो रही थी, बारिश की बूंदें पड़ रही थी, बारिश की बूंदों की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि दीज, ये यानी कि बारिश की बूंदें, आरंट रेन ड्रॉप, ये क्या है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, बारिश की बूंदों की ही तरफ संकेत करके कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रही, तो ये आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें नहीं है। बारिश की बूंदों से कह रहा है कि बारिश की बूंदें नहीं है, तो भाई क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे क्या हैं, यानी कि बारिश की बूंदों के लिए दे लगाया है, वे नए सिक्के हैं, यानी कि बारिश की बूंदों को वो नए सिक्के कह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बारिश अगर अच्छी होगी तो फसल और भी ज्यादा अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी तो ज्यादा पैसे आएंगे मार्केट में बेच के, तो इसीलिए कह रहा है कि ये बारिश की आसमान से गिर रही, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं बारिश की वो क्या हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है। एंड, और, द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली हैं, फिर से देखो एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पर वंस आ गया, ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद में वन या वंस आता है संकेत करने के लिए, उसका मतलब वाला, वाली, वाले होता है। तो ये छोटी वाली जो है, यानी कि छोटी वाली जो बूंदें हैं, आर 5, वो काय के लिए हैं, वो 5 के हैं, मतलब 5 की मतलब 5 सेंट की, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट के सिक्के बता दिया, और छोटी वाली बूंदों को उसने 5 सेंट के सिक्के बता दिया, किसने, लेंचो ने, ठीक है, तुलना की है उसने यहाँ पर। फिर क्या हुआ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन माने होती है अभिव्यक्ति, भाव,
तो सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्टि, ठीक है। तो संतुष्टि के भाव के साथ, ठीक है, बारिश हुई, यही वो चाहता था, तो संतुष्टि तो आएगी मन में। तो संतुष्टि के भाव के या साथ, या कहें संतोष के भाव के साथ ही उसने रिगार्डेड, रिगार्ड किया, ठीक है। रिगार्ड माने होता है निहारना, देखना, ध्यान से देखना। तो उसने ध्यान से देखा, किसको देखा? द फील्ड, खेत को, काय के खेत को? ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत को। तो संतोष के भाव के साथ, संतोष की अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने पके मक्के का जो खेत था उसको देखा। और ये खेत कैसा था? एडजेक्टिव फ्रेज आया है, विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, यानी कि फूलों से लदा हुआ। और कैसा था खेत? ड्रैप्ड, ड्रैप्ड माने होता है कवर, ढका हुआ, लिपटा हुआ। इन अ कर्टेन, कर्टेन माने होती है चादर, पर्दा। ऑफ रेन, बारिश। तो संतोष के भाव के साथ उसने, अब पीछे से पढ़ेंगे, बारिश के पर्दे में लिपटे हुए, फूलों से लदे हुए, पके हुए मक्के के खेत को ध्यान से देखा। बट, लेकिन, सडनली, अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, फिर से बिगेन आया, उसके बाद इन्फिनिटिव आया, बहने लग गई। अचानक, लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लग गई। एंड, और, अलोंग विद द रेन, और बारिश के अलोंग विद, साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स माने ओले, बिगेन टू फॉल, ठीक है, गिरने लगे। तो लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले, टू फॉल माने गिरने, बिगेन माने लगे। दीज माने ये दीज संकेत करने के लिए आया है, किसकी तरफ संकेत कर रहा है? हेल स्टोन्स की तरफ। दीज ट्रूली माने सचमुच में। डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने होता है समान दिखना। तो ये जो ओले थे वो सचमुच में समान दिखते थे, काय के समान दिखते थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान। उसने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी? बड़े बड़े जो 10 सेंट के सिक्के होते हैं, बड़ी बड़ी बूंदों की, उससे, छोटी वाली बूंदों की 5 सेंट से की थी। अब ये जो ओले पड़ रहे हैं, ओलों की तुलना जो लेखक है उसने कैसे की है कि ये तो सचमुच में नए चांदी के सिक्कों की तरह ही दिखते थे। रिजेंबल माने होता है लुक लाइक, समान दिखना। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, टू द रेन मतलब बारिश में, देमसेल्फ माने खुद को, एक्सपोज करके, एक्सपोज माने होता है किसी को उघाड़ना, ठीक है, कपड़े उतारना, नंगा होना, ठीक है। तो लड़के बारिश में नंगे होकर, यानी कि अपने कपड़ों को उतार कर, रेन आउट, बाहर दौड़े। लड़के बारिश में अपने आप को एक्सपोज करके, अपने कपड़े उतार कर, अपने आप को उघाड़ कर बाहर दौड़े। और बाहर क्यों दौड़े? टू कलेक्ट, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए। किसको इकट्ठा करना है उन्हें? तो लिखा है द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए, फ्रोजन माने जमे हुए, पर्ल्स माने मोतियों को, ठीक है। तो फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को। तो लड़के बारिश में, देमसेल्फ माने खुद को, एक्सपोज माने उघाड़ कर, कपड़े उतार कर, जमे हुए मोतियों को, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, रेन आउट, बाहर दौड़े। अब लेंचो ने क्या कहा? इट इज को जोड़ दिया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी, कौन सा? लेंचो। एक्सक्लेम माने चीखा, चिल्लाया। लेकिन इस बार फीलिंग अलग है। पिछली बार जब वो चीखा चिल्लाया था
तो फीलिंग उसकी जॉय वाली थी, प्रसन्नता वाली थी। इस बार फीलिंग उसकी सौरो वाली है, सेंस अलग है, ठीक है। चीखना चिल्लाना तो है मतलब, लेकिन फीलिंग चेंज हो गई। तो वो आदमी चिल्लाया, क्या चिल्लाया? इट्स रियली, अब वास्तव में, गेटिंग माने हो रहा है, बैड माने बुरा, नाउ माने अब वास्तव में बुरा हो रहा है। और उसने आगे क्या कहा? आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी गुजर जाए। यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी गुजर जाए। कौन जल्दी गुजर जाए? इट आया है ओलावृष्टि के लिए। ओलावृष्टि हो रही थी ना, वो ओलों का तूफान आया था, उसके लिए। इट, ये ओलावृष्टि जो थी, डिड नॉट पास, नहीं गुजरी, पास्ट इंडेफिनिट, क्विकली माने जल्दी ही। यह, यानी कि इट आया है ओलावृष्टि के लिए, तो यह जल्दी नहीं गुजरी। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक, यहाँ फॉर का मतलब निकलेगा तक। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल, हेल माने ओलावृष्टि, रेंड बरसी, ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि बरसी, ओले बरसे, कहाँ पर? ऑन द हाउस, घर पर बरसे। और कहाँ पर? द गार्डन, बगीचे में। और कहाँ? द हिल साइड, पहाड़ी के साइड में। यानी कि मान लो इस तरह की कोई पहाड़ी है, ठीक है, तो ये जो पहाड़ी की ढलान होती है इस तरह वाली, इस ढलान को बोलते हैं हिल साइड। इस तरफ और इस तरफ ये हो गई हिल साइड। तो जो पहाड़ी की ढलान थी वहां पर भी बरसे। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में भी ओलावृष्टि हुई। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में भी हुई। तो 1 घंटे तक, ठीक है, घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की ढलान पे, मक्के के खेत में और पूरी घाटी में ओलावृष्टि हुई। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड जो था वो कैसा हो गया? सफेद हो गया। किस तरह से सफेद? एज इफ, मानो कि, कवर्ड माने ढका हुआ हो, विद साल्ट, नमक से। जो खेत था, मक्के का जो खेत था, वो कुछ इस तरह से सफेद हो गया, ऐसा सफेद हो गया मानो कि वो नमक से ढका हुआ हो, यानी कि बहुत ज्यादा ओले पड़े। नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं। रिमेंड माने बचा, रहा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। यानी कि इस कदर भयंकर ओलावृष्टि हुई कि पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न, मक्का, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का जो थी, मक्के की जो फसल थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। मक्के की फसल ने किसी को नष्ट नहीं किया, मक्के की फसल ही नष्ट हो गई। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, चले गए, कहां से? फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल भी चले गए। फूल चले जाने का मतलब है फूल झड़ जाने से, यानी कि जो पौधे थे उन पे जो फूल लग रहे थे, फूलों से लदे हुई फसल थी, तो फूल भी पौधों से क्या हो गए? झड़ गए। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड, भर गई, कैसे? विद सैडनेस, ठीक है, दुख से। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी तक जितने भी ये सेंटेंस आए हैं, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई पैसिव है, वर के साथ थर्ड फॉर्म आई पैसिव है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई पैसिव है। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो एक्टिव में अगर फील्ड क्रिया आई है तो फील्ड के बाद में बाई नहीं लगता, वहां पे हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं, ठीक है। तो फील्ड बाई नहीं लगाएंगे, फील्ड विद, पैसिव बनाते समय। ये पहले से ही पैसिव है, ठीक है। When, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया था, पास्ट परफेक्ट, जब तूफान, यानी कि जो ओलों का तूफान था वो गुजर गया था। ही माने वह, यानी कि लेंचो। स्टूड माने खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ? इन द मिडिल, ठीक है, बीच में खड़ा हुआ। किसके बीच में? ऑफ द फील्ड, खेत के। जब तूफान गुजर गया था तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड, और, सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा।
यानी कि खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट माने होती हैं टिड्डियां, और टिड्डियों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं प्लेग। ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे चाबियों का जो समूह होता है उसे हम बंच बोलते हैं, अंगूरों का भी जो समूह होता है उसे बंच बोलते हैं। तो ये बंच क्या है, बंच एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से ये जो प्लेग आया है ये कलेक्टिव नाउन है। और प्लेग किसको बोलते हैं, लोकस्ट को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो उल्लुओं का ग्रुप होता है, ठीक है, उल्लुओं के ग्रुप को अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट माने होती है संसद। पता नहीं क्यों लेकिन उल्लुओं के ग्रुप को ही पार्लियामेंट बोला जाता है। तो टिड्डियों के किसी दल ने, ठीक है, तो लेंचो ने अपने बेटों से कहा कि टिड्डियों के किसी दल ने वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता। जब भी हमें किसी काम का कोई काम हुआ और वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, हमारी कुछ और ही आशाएं थी, ठीक है, तो मलाल रह जाता है। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वहां पर हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टिड्डियों, अब लेंचो कह रहा है बेटों से कि टिड्डियों के किसी दल ने वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता। क्या छोड़ दिया होता, तो कह रहे हैं कि मोर देन दिस, इससे ज्यादा। यानी कि खेत में खड़ा है बीच में और उस खेत में जो फसल है उस फसल की तरफ संकेत करके कह रहा है कि दिस माने इस से ज्यादा छोड़ दिया होता। यानी कि अगर ओले ना आए होते और ओले की जगह पर टिड्डियों का दल आ जाता तो भी खेत में फसल बच जाती कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि टिड्डियों के किसी दल ने इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल, ओलावृष्टि ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट। टिड्डियों के दल ने किसी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, यानी कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। दिस ईयर, इस साल, विल, ठीक है, हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। ये बात कौन कह रहा है, लेंचो। दैट नाइट, वो रात, जिस रात को फसल नष्ट हुई थी उस रात की बात हो रही है। वॉज माने थी, अ सॉरोफुल वन, एक दुख देने वाली। वो रात एक दुख देने वाली रात थी, और दुख देने वाली को बोल देते हैं दुखदाई। ठीक है, फिर से देखो एडजेक्टिव के बाद वन आया है ना, ठीक है, तो वो रात दुख देने वाली थी, यानी कि वो रात एक दुखदाई रात थी। अब लेंचो कह रहा है ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम। फॉर नथिंग, फॉर नथिंग एक फ्रेज है। जब ये फ्रेज आता है तो इसका मतलब होता है बेकार। ठीक है, तो हमारा सारा काम कैसा रहा, व्यर्थ गया, बेकार गया, कुछ काम नहीं हुआ उससे। देयर इज को जोड़ दिया है तो देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता हो। काटी में अकेला ही करता, इसी वजह से लेंचो कह रहा है कि देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो, मदद कर सके। व्हील, वी सेल या वी विल को जोड़ दिया है तो व्हील हो गया। व्हील ऑल, हम सभी, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, इस साल, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। ये कौन कह रहा है, इतनी सारी बातें लेंचो कह रहा है, लिखा नहीं है, हमें सेंस से समझना पड़ेगा। बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley। लेकिन, पहले यहां पढ़ लो, लेकिन, अब पीछे से पढ़ते हैं। लेकिन घाटी के मध्य में उस, दैट माने उस, इकलौते, सॉलिटरी माने एकमात्र, इकलौते घर में जो रहते थे। लेकिन
घाटी के, उल्टा चलते आओ, घाटी के मध्य में उस घर में जो लोग या जो रहते थे उन सभी के हृदय में। लेकिन घाटी के मध्य में जो वो अकेला घर था, उस घर में जो भी लोग रहते थे उन सभी के हृदय में, यानी कि कौन रहता था? लेंचो का परिवार रहता था। तो लेंचो के परिवार के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी के हृदय में क्या था? उनके हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी। और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। यानी कि सहायता का सोर्स कौन होगा उनका? वो होंगे भगवान, भगवान से ही कोई सहायता उन्हें मिलेगी, ऐसी उम्मीद थी सभी के दिल में। अब लेंचो की पत्नी ने क्या कहा लेंचो से? तो ये जो बात है ना, ये ध्यान रखना है, लेंचो की वाइफ ने कही है। क्या कहा? डोंट बी सो अपसेट। अपसेट माने होता है परेशान होना, ठीक है, परेशान। तो डोंट बी माने हो ना, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो माने होता है भले ही। दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, यह लगता है। लाइक माने की तरह है, अ टोटल लॉस, संपूर्ण हानि। तो पत्नी ने कहा कि इतने परेशान मत हो, ठीक है, भले ही ये जो लॉस हुआ है यह संपूर्ण लॉस की तरह, संपूर्ण हानि की तरह, लाइक माने की तरह लगता है। रिमेंबर, याद रखो, इंपरेटिव सेंटेंस याद रखो। नो वन डाइज, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कोई भी नहीं मरता। ऑफ हंगर, भूख से। तो पत्नी ने कहा कि इतने परेशान मत हो, भले ही ये संपूर्ण हानि की तरह लगता है ये जो कुछ भी हुआ, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये बात पत्नी ने लेंचो से कही। अब लेंचो ने क्या कहा? दैट इज वॉट दे से, वही है, यानी कि ये तुम जो कह रही हो ना, यही बात है जो वे कहते हैं। वे कौन? वे लगाया है यहाँ पर लोगों के लिए, पीपल के लिए, ठीक है। यही बात है जो वे यानी कि लोग कहते हैं, यानी कि लोग, जितने भी लोग हैं समाज में वो भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इससे आगे का हम स्टडी करेंगे। और उम्मीद है आपको ये इतना हिस्सा इस पार्ट का समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी किताब जरूर पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जब किताब पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कितना जो मीनिंग्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो चुके हैं। क्लियर होंगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम पढ़ते हुए चले जाओगे और सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है इस तरह की वीडियो की, वो ये वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद।